हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपका 2023-24 का जो पेपर था आपका मॉर्निंग शिफ्ट का। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के रिपीट होते, तो हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएं। साथ ही साथ क्वेश्चन के ऐसे पैटर्न्स को मैं समझाने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे उसको मिस कर देते हैं। साथ ही हर टॉपिक में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से वो भी करवाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो एग्जाम में भाई इसमें करवाया गया था, बाद में आपको रिग्रेट होगा कि यार उसको मिस कर दिया मैंने। ठीक है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। देखो पैटर्न बहुत सिंपल होता है, 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं, 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम होते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर है, मतलब इवनिंग शिफ्ट भी सेम क्वेश्चन आता है, कोई खास ज्यादा अंतर होता नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि 30 क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, ए बी सी डी आपके डिविजन्स हैं, सभी को करना जरूरी होता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपने, पहली बात तो ये। उसके बाद देखो आपका 1 to 12 मतलब 1 से लेकर 12 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपको निशान लगाकर आपको भविष्य निर्धारित हो जाता है भैया सही है गलत है। वहां पे बड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, उसके बाद निशान लगाया करो। 13 से 18 आपका जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, या भाई 50 से 60 वर्ड से अधिक मत लिखो, इतने ही वर्ड्स लिखने हैं आपको, ज़्यादा वर्ड्स लिखोगे टाइम जाएगा और आप कोई और क्वेश्चन छोड़ दोगे। 19 से लेकर 23 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, 100 से 120 वर्ड आपके होने चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 24 से 26 आपका गद्यांश है, कार्टून है या मानचित्र का आपका आ जाता है, उसके अनुसार लिखो। 27 से लेकर 30 तक आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, जहां आपको 170 से 180 वर्ड से अधिक नहीं लिखना है, मतलब आपको ध्यान में रखना टाइमिंग का बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था भाई पिछले साल। पहला क्वेश्चन आपका आया था रीअरेंज का, काल अनुक्रम अनुसार आपको बताना था। पहला क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट जारी होना, ठीक है। आर्थिक संकट के कारण सरकार द्वारा योजना अवकाश को घोषित किया जाना, नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए बॉम्बे प्लान के रूप में एक संयुक्त प्रस्ताव का ड्राफ्ट, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना, आपको मैं डेट वाइज बताता हूं किसका क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका बॉम्बे प्लान 1944 है, सबसे पुराना आपका इसमें यही है। उसके बाद योजना आयोग आपका 1950 के आसपास है। आर्थिक अगर हम अवकाश योजना तो 19 आपका 67-69 के आसपास है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1950 आपका 51 के आसपास है, 51 है। देखो पहला आपका 1944 होगा, इसका मतलब है कि भैया बॉम्बे प्लान थर्ड होना चाहिए, ठीक है। कितनों में ये आपका 2 में है, ये इनको काट दो सीधा आप, ओके। उसके बाद इसने बोला है भाई 50 वाला कौन सा हमारा डेट है, तो 50 वाला आपका है इसमें योजना आयोग की स्थापना, ओके। फोर्थ होना चाहिए, कितना फोर्थ में, एक में ये, इसका ऑप्शन आपका बी होगा। क्या ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर आपका इसका बी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आया हुआ था कि 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग न्यायिकता परिषद को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि अब क्या कारण था। एक कहता है अंतिम आपका जो ट्रस्ट था प्लाऊ आज़ाद हो गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ आपका अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, ओके। सुरक्षा परिषद के सभी जो स्थायी सदस्यों ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, यह सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। इसका सही और राइट ऑप्शन जो आपका है वो है पहला, अंतिम जो ट्रस्ट था प्लाऊ, उसके आज़ाद होने के बाद आपका न्यायिकता परिषद जो है वो भंग कर दिया गया था। ये आपको मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है यदि वह क्या हो, मतलब ए ऑप्शन कहता है यदि कोई अपराधी हो, भाई अपराध तो नहीं, या उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका हो, ठीक है। वह हड़ताल में शामिल हो गया हो, या उसने राज्य की नीतियों को विरोध किया हो। इसका सही और बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका है, उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका होती है, निवारक नजरबंदी का प्रयोग कर लिया जाता है। यह आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाई गठबंधन, अपरोध, निरस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण। यहां पर आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है। देखो निरस्त्रीकरण होता है कुछ खास किस्म के हथियारों का प्रयोग नहीं करना। देखो सी का फर्स्ट कितनों में, सी का फर्स्ट ओके 2 में, 1 में और इसमें, ओके। उसके बाद देखो गठबंधन का मतलब होता है सैन्य हमले से आपको रोकने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उचित कदम उठाना, तो ए का आपका 4 होना चाहिए। ए का 4 देखो कितनों में, ए का 4 भी ठीक है, इसमें दोनों में ही है। उसके बाद आप देखिए अवरोध होता है, अवरोध होता है कि सुरक्षा कारणों की जो नीति है उसमें सीमित रखना या उसे समाप्त करना, अवरोध। देखिए बी का 3rd कितनों में, बी का 3rd, ओके। ये वाला आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बी का 3rd इसमें भी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार किस डैश देश से ग्रहण किया, मतलब किस देश से लिया है, सोवियत संघ, अमेरिका, जापान या जर्मनी। इसका सही ऑप्शन बिल्कुल है आपका ए ऑप्शन। और आपको पता होगा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने पूंजीवाद समाजवाद दोनों की विचारधारा को अपनाया हुआ है वैसे तो। अब देखिए अगला आपका अभी कथन और कारण को पढ़ना है, फिर आंसर देना है।
तो विश्व राजनीति में प्रत्येक देश की अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, और विश्व राजनीति में ऐसा कोई केंद्र सत्ता नहीं है जो सबके ऊपर हो। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बाल्कन क्षेत्र का वह गणराज्य जो गहन संघर्ष का शिकार हुआ और 1991 में कई प्रांतों में टूट गया। ए रोमानिया, बी बुल्गारिया, सी ग्रीस या डी युगोस्लाविया। इसका सही ऑप्शन आपका है डी युगोस्लाविया बढ़ता है, क्योंकि युगोस्लाविया 3 भागों में बढ़ता है। बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया 3 भागों में आपका बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, भारत पाकिस्तान विभाजन की जो विपदा है उसका जिक्र करते हुए रचनाकारों द्वारा प्रयोग किया गया जो जुमला था वो क्या था आपका? एक दिल के 2 टुकड़े हो जाना, एक देश के 2 टुकड़े हो जाना, या आपका यहाँ पर है एक घर के 2 हिस्से हो जाना, ये एक बगिया के 2 आपके हिस्से हो जाना। इसका सही ऑप्शन आपका है एक दिल के 2 टुकड़े हो जाना, ये आपका विभाजन के समय प्रयोग किया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 9 आपका, 1970 के दशक में उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, महंगाई एवं बेरोजगारी के छात्र आंदोलन जो आपका विरोध में आंदोलन हुआ था वह किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन ए गुजरात, बी असम, सी नागालैंड या डी पंजाब। इसका सही ऑप्शन आपका है ए गुजरात और बिहार ऑप्शन है, तो एक का ऑप्शन दे दिया तो हमें गुजरात लगाना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखो आपका 10, आज़ादी के तुरंत बाद आज़ाद भारत के अस्तित्व पर खतरा आपका मंडरा रहा था, ठीक है, और भारत एवं पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र होने का निर्णय रजवाड़ों की प्रजा का था। देखो बिल्कुल सही बात है, आप इन दोनों ही बिल्कुल सही है, कथन कारण की व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन आप लगा दो, इसका दोनों सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपका 11, शॉक थेरेपी क्या है? देखो भाई शॉक थेरेपी क्या परिणाम आपके निकल के सामने आते हैं? तो मुद्रास्फीति आपकी कम हो गई थी, गलत, मुद्रास्फीति ज्यादा हो गई थी। रूसी मुद्रा का मूल्य घट गया था, हाँ बिल्कुल घट गया था। खाद्यान्न की सुरक्षा मजबूत, गलत, खाद्यान्न आपका खराब हो गया था, खाद्यान्न नहीं था उनके पास। धनी और निर्धन के बीच खाई समाप्त, गलत, तो इसका सही ऑप्शन आपका बी 100% सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपका है, डैश स्वतंत्रता संघ का वह अंग है जिसमें सभी सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और सभी एक समान मताधिकार होता है? आम सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसका सही और परफेक्ट आंसर है आपका आम सभा। आम सभा में है 193 मेंबर्स, सुरक्षा परिषद में है 15 मेंबर्स, 5 स्थायी हैं सुरक्षा परिषद में, 10 अस्थायी हैं। सचिवालय में मेंबर्स की संख्या नहीं है, लेकिन आर्थिक सामाजिक परिषद में है 54, ठीक है। ये सारा डाटा भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 में आपका होती है। इस बात को भी याद आपको रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कि यूरोपीय संघ की ऐसी किन्हीं 2 विशेषताओं को उजागर कीजिए जो इसे एक आपका अन्य क्षेत्रीय संगठनों से भिन्न बनाती है। पहली बात तो यह है कि ये बहुत ज़्यादा आपका एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है। अगर आप 2005 का डाटा दे दो तो 2005 में विश्व की सबसे बड़ी आपकी आर्थिक शक्ति थी 12,000 अरब डॉलर के साथ। कितने के साथ? 12,000 अरब डॉलर के साथ। 2000 अगर हम 16 की बात कर लें तो इसका 17,000 अरब डॉलर के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सोवियत संघ थी आपकी। इसकी जो मुद्रा है यूरो, अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन रही है। सारे पॉइंट्स आपको इसमें बोल देने हैं। आंतरिक रूप से विस्थापन जन तथा शरणार्थी के बीच अंतर क्या है? देखो आंतरिक रूप से विस्थापन जो होता है वो कभी भी बसाया जा सकता है, एक देश के अंदर होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है जो अपनी मर्जी से भी हो सकता है। शरणार्थी जो मजबूरन अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं, आपको ये बताना होता है। खास करके जैसे बांग्लादेश से और पाकिस्तान से भारत में लोग आते हैं वो शरणार्थी होते हैं, अपनी जगह को मजबूरन छोड़कर आते हैं। ये बात आप लिख सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है 15, महामारियां इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस कथन के संदर्भ में आपको समर्थन के आपके तर्क में 2 तर्क देने हैं आपको कि भी कौन से तर्क हैं। पहली बात देखो, महामारी जो आपकी है बड़े स्तर फैलती है, पूरी दुनिया उसको जूझती है। अगर हम बात कर ले कोविड-19 की, देखो भाई कोविड-19 से सब कोई उससे जूझा है। इसको लेकर के आपका WHO ने कैसे आपका एक संगठन के तौर पे विश्व स्तर पे भूमिका निभाई, और इसके कारण ही आपका जो आपका WHO के कारण ही मतलब जो आपस में सहयोग देशों ने करा है उसके कारण आपका जो कोविड-19 है उसको कॉम्बैट किया हमने, उससे हम लड़ पाए। ये क्वेश्चन कभी कभार आपका आ जाता है कि ईवीएम क्या है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसका मतलब क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये आपका जो वर्ष है आपका पूरे देश में 2004 में पूरे देश में इसका प्रयोग हुआ। 1990 में पहली बार हुआ था, ठीक है। किसी वर्ष में पहली बार हुआ तो 1990 में, और 2004 में पूरी तरीके से पूरे देश में आपका प्रयोग होना शुरू हो गया था। अगर आपसे नोटा पूछ ले, नोटा मतलब होता है नन ऑफ द अबव, किसी को भी वोट नहीं देना है, तो आपको 2014 में वो आ जाता है ऑप्शन की कांग्रेस को भी नहीं देना है, बीजेपी को भी नहीं देना है, किसी को नहीं देना है, एक नोटा का ऑप्शन होता है, वो 2014 में आया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैया स्वतंत्रता के बाद भारत में कायम हुआ एक पार्टी का प्रभुत्व किस प्रकार अन्य देशों से भिन्न था? उदाहरण दो। भाई देखो जैसे आपका इसमें चीन है, आपका मैक्सिको है आपका, उसके अलावा अमेरिका के जस्ट नीचे आपका कंट्री है
क्यूबा, वहां पर जो आपकी एक पार्टी प्रभुत्व था उसने क्या किया, कब्जा कर लिया और वहां तानाशाही शासन कर दिया। कौन सा शाही, तानाशाही। लेकिन भारत में यह व्यवस्था नहीं होती है। भारत में पूरी तरीके से जो आपका है वो लोकतंत्र को मान करके हमारे देश में चल रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने बाकी पार्टियों को सीमित नहीं किया और बाकी को आने का भी मौका दिया। तो भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, इस कारण से इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाती यहां पर। आपका किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई? आपातकाल की घोषणा करने के लिए सरकार ने क्या तर्क दिया था? देखो, ये आपका जो अनुच्छेद आपका है वो 352 था, ठीक है, 352। और 352 में सरकार ने ये तर्क दिया कि देश में क्या समस्या है, अंदरूनी, क्या है, अंदरूनी आपका जो गड़बड़ी है, इसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, आपातकाल को लगा रहे हैं। ये बात आपकी बोल दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप बताइए, ये समाजवाद के आदर्शों पर और पूंजीवाद के विरोध में किस पर आधारित है? समाजवाद के आदर्श, समाजवाद को मतलब मानता है और पूंजीवाद का विरोध करता है। दूसरा आप बताओ, यहां पर आपको बताइए भैया, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जो राजनीतिक सत्ता का केंद्र थी। कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक सत्ता का केंद्र थी। यहां पर आप बताइए, सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिल रही थी, रोटी कपड़ा मकान सभी को मिल रहा था। यहां पर बेरोजगारी नहीं थी और उपभोक्ता विभाग, जो आपका उपभोक्ता विभाग है वो बहुत ज्यादा आपका उन्नत था। ये सारे पॉइंट आप लिख देंगे, 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपका 1990 के दशक में सुरक्षा परिषद में सुधार करना आवश्यक हो गया था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उसके उत्तर में आपको समर्थन, मतलब उत्तर देना है। देखो बात सच है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में शीत युद्ध लगभग खत्म हो रहा था, तो शीत युद्ध के खत्म होते ही हमें इसको और मजबूत बना के रखना था, इसलिए हमने 2 चेंजेस खासकर करे थे। अगर 1990 की बात करूं, पहला था आपका बनावट जो आपका है प्रक्रिया में, पहला बनावट प्रक्रिया में है, और दूसरा आपका टॉपिक हमने जो किया था वो न्यायाधिकार, किसमें, न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा में। 2 हमने चेंज करे। पहला बनावट प्रक्रिया में, उसमें स्थायी अस्थायी सदस्यों को हमने लाना शुरू करा, साथ ही अफ्रीका के, एशिया महाद्वीप के और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, और ब्राजील, जो विकसित देश उन्होंने बोला नहीं बजट में चेंज करो, पहले वाले में। लेकिन न्यायाधिकार में 2 तरह के विचार इसमें भी थे। पहला, अमेरिका जैसे देशों ने बोला कि भाई शांति और सुरक्षा करो, जो यूएनओ काम करे शांति सुरक्षा में करे। लेकिन विकासशील देशों ने कहा कि भाई नहीं, लिंगत न्याय, सामाजिक न्याय, बाकी सारे क्षेत्रों में भी काम करे। तो यहाँ पर अपने अपने विचार रखे गए कि इसको और प्रासंगिक बनाने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए। सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए सुझाए गए मानदंडों की वैधता विभिन्न देशों द्वारा किन आधारों पर चुनौती दी गई है? आप इसको बताइए। देखो भाई, सिंपल सी बात है, मानदंड क्या है पहले आप बताओ। मानदंड आपके हैं कि आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, आपके सैन्य क्षमता होनी चाहिए, आपका क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए, आपका जनसंख्या ज़्यादा होना चाहिए। पर चुनौती ये है कि क्या हर देश की क्षेत्रफल बड़ा होगा, क्या हर देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी? ये कहीं ना कहीं चुनौती कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कुछ मानदंड और भी होने चाहिए जिससे उनको शामिल किया जा सके। अगला क्वेश्चन आपका है, वैश्वीकरण के विरोध के प्रति भारत के अनुभवों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, वैश्वीकरण का अगर हम बात करें, 1991 में भारत में आया। भारत के उस समय आपके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे थे, और भारत में एलपीजी लाया गया। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म याद करना, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये जब इसका विरोध की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरह से विरोध होता है, एक वामपंथी, एक दक्षिणपंथी। जो वामपंथी है वो कहीं ना कहीं से आपका जो रूपांतरित समाज में, हमारे समाज में चेंजेस आ रहे थे आपके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो भी, और जो दक्षिणपंथी आपका है वो सांस्कृतिक रूपों को लेकर चिंतित था, मतलब भारत में। इस बात को आपको याद रख लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रीवी पर्स की समाप्ति किन्हीं 4 उत्तरदायी कारकों को उजागर कीजिए। पहली बात आप बताओ, प्रीवी पर्स है क्या? भाई प्रीवी पर्स का मतलब है आज़ादी के बाद रजवाड़ों को दिया जाने वाला मासिक भत्ते को प्रीवी पर्स कहा गया है। इसको खत्म करने के लिए बात यही थी भैया, ये आपका अन्यायपूर्ण था। पहली बात तो ये आपका, और असमानता को बढ़ावा देता था, जिसमें आपका अमीरों को और पैसा दिया जा रहा है, असमानता को बढ़ावा दे रहा है, और ऊपर से ये कल्याणकारी नीतियों के विरुद्ध था। अब सरकार अगर कल्याण कार्य करना चाहती तो पैसा चाहिए, और वो पैसा इनको दे दिया करे रजवाड़ों को, तो इसलिए सरकार ने इसको लगभग मान के चलिए कि इसको समाप्त करना अच्छा समझा। अगला क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस पार्टी के विभाजन के कारण। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी रिपीट हो सकता है, पहले बता रहा हूं मैं आपको। इसका सबसे पहले आप कारण बताइए। आपका इंदिरा बनाम आपका सिंडिकेट, वैसे तो इंदिरा बटा होता है, इंदिरा बनाम आपका सिंडिकेट, बनाम का मतलब है आपका वर्सेस। सिंडिकेट का पहले मतलब बता देता हूं आपको। भाई सिंडिकेट का मतलब होता है, आप कहिए सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के दिग्गज और प्रभावशाली नेता थे, जिनमें आपस में इंदिरा गांधी और सिंडिकेट में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, संघर्ष हो जाता है, पहला कारण। दूसरा होता है राष्ट्रपति चुनाव। क्या कारण है? दूसरा है राष्ट्रपति जो चुनाव है उसके कारण भी कांग्रेस पार्टी का विभाजन होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो आपका सिंडिकेट था उसने नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा किया, और इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष तरीके से वीवी गिरी नाम के बंदे को खड़ा कर दिया।
अब क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है जिसका नाम नीलम संजीव रेड्डी है, जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने खड़ा किया, वो हार गया। और जो अकेला खड़ा हुआ था वीवी गिरी, वो जीत गया। तो पार्टी को समझ में आया कि भाई इसको सपोर्ट किसने कर दिया, इंदिरा गांधी ने, इसलिए पार्टी का विभाजन हो गया। तीसरा कारण ही है कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसमें इंदिरा गांधी का निष्कासन कर दिया जाता है। पार्टी से जैसे निकलते हैं तो पार्टी का विभाजन हो जाता है, पार्टी ओ में और आर में बढ़ जाती है। ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, आर का मतलब है रिक्विजनिस्ट, ओ मतलब पुरानी पार्टी, आर मतलब नई पार्टी। ओ सिंडिकेट है, आर इंदिरा गांधी स्वयं है। ये सारे पॉइंट आपको लिखने। और प्रिवी पर्स की समाप्ति हो, कल्याणकारी योजना इंदिरा गांधी को, ये सारे कारण कांग्रेस पार्टी के विभाजन के थे। मंडल आपका आयोग की स्थापना के क्या उद्देश्य है और मंडल आयोग की जो सुझाई गई कुछ सिफारिशों का वर्णन करना है। देखो भाई, मंडल जो आपका आयोग है उसकी स्थापना अगर हम बात करें 1978 के आसपास आपकी की गई और जनता पार्टी ने इसको करवाया था। और उस समय इसका उद्देश्य था ये जांच पड़ताल करना कि सामाजिक आधार पे या आपका सामाजिक आर्थिक आधार पे कोई पिछड़ा वर्ग है। इसने कहा जी बिल्कुल है। इसने उस वर्ग को कहा ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब इसके सुझाव ये थे, पहला सुझाव था इनको 27% मतलब अदर पिछड़ा जो वर्ग है आपका, अन्य पिछड़ा वर्ग, 27% इनको शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दो। दूसरा सुझाव ये था कि भूमि सुधार करो। क्या करो? भूमि सुधार आप कई प्रकार से करो, जिससे आपको जिनके पास कम जमीनें हैं उनको भूमि दी जाए, जिन पे ज़्यादा जमीनें उनसे ली जाएं। ये आपका वर्णन इन्होंने कर दिया था और 1990 में से लागू कर दिया गया आपका मंडल आयोग की सिफारिशों को। क्वेश्चन है कि आसियान के झंडे का प्रतीक क्या है? सोने के आपके 12 आपके सितारे, गलत, ये यूरोपियन यूनियन का है। दुनिया के नक्शे पे चारों ओर जैतून का तेल, गलत, ये यूएनओ का है। आपस में जुड़े हुए दोनों हाथ जो आपके एक साथ बीच कबूतर, ये भी गलत है, वो कोई शांति का प्रतीक है। तो इसमें आपका आंसर है डी। वृत्त के भीतर आपके धान की 10 बालियां, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट। जहां आपने देखा ऐसा कोई क्वेश्चन, आपको वृत्त के बाहर धान की 10 बालियां याद रखना, क्योंकि ऐसा तो नहीं आएगा। बस आपको याद रखना है कि आसियान के झंडे का मतलब जो प्रतीक है वो वृत्त के बाहर धान की 10 बालियां हैं। डैश देश को आसियान के संस्थापक देश में शामिल किया जाता है? सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया या आपका म्यांमार। इसका सही ऑप्शन आपका है सिंगापुर, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, आपका फिलीपींस और आपका थाईलैंड, ठीक है, ये 5 ऐसी कंट्रीज है जहां आपके संस्थापक देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। तो सिंगापुर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई बताओ, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ, आसियान देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? ए थाईलैंड, बी लाओस, सी फिलीपींस या डी इंडोनेशिया। इसका सही ऑप्शन आपका है ए, थाईलैंड के साथ हमने किया हुआ है। आसियान ने सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बैठाने के लिए 1994 में किसकी स्थापना की थी? आसियान ने। आसियान सुरक्षा समुदाय, गलत, सुरक्षा समुदाय आपका 2003 में है। आर्थिक समुदाय भी 2003 में है। क्षेत्रीय मंच आ गया भाई, क्षेत्रीय मंच आपका है 1994। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, क्षेत्रीय आपका मंच, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक तीनों ही आपके 2003 में है। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें आपका मैप वर्क रहेगा और सेम यही पैटर्न रहने वाला है। तो आपके क्वेश्चन कुछ हो सकता है कि रिपीट हो जाएं, जो आएंगे उसके अलावा भी मैं इस मैप में और क्या आ सकता है यहीं पर बता दूंगा, तो इसको मिस बिल्कुल मत करना। देखो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि भाई वह राज्य जहाँ 1991 में चुनाव अभियान के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसका जो है वो सी है, तमिलनाडु इसका है। क्या है? तमिलनाडु में राजीव गांधी जी आपका 1991 में जब गए थे तो वहाँ पर इनकी हत्या करवा दी गई थी लिट्टे के द्वारा, मतलब मार दिया जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का वह राज्य जहां सबसे पहले ओबीसी लोगों को आरक्षण दिया गया। इसमें बिल्कुल सोचने की बात नहीं है, क्योंकि ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि बिहार ऐसा राज्य था जहां सबसे पहले आपके ओबीसी लोगों को आरक्षण दिया गया। कर्पूरी ठाकुर वहां के, मतलब कर्पूरी जो ठाकुर हैं वो उस समय आपके वहां के मुख्यमंत्री थे, और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल भी आपके जो थे, मंडल मुद्दा जो नाम रखा गया है वहीं का व्यक्ति है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिहार का। तो बिहार ही आंसर सही रहेगा। उसके बाद वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री को सर्वोच्च न्यायालय ने 1 दिन का आपका प्रतीकात्मक कारावास दंड दिया था। इसका सही ऑप्शन है बी मतलब महाराष्ट्र के जो आपके मनोहर जोशी करके आपके कोई थे, उनको मतलब कारावास दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसकी राजधानी आपको 1992 में सांप्रदायिक आपका असहिष्णुता का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही ऑप्शन इसका है डी मतलब है बी आपका यूपी, ठीक है, यूपी में ऐसा किया गया था। इसके अलावा देखो और क्या मैप में आ सकता है। अब आपका आ सकता है कि भाई सबसे पहले आपका कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कहाँ बनी? तो केरल में। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कहाँ बनी थी? आपका केरल में बनी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या नेशनल आपका कॉन्फ्रेंस की सरकार कहाँ बनती है? तो आपका ये जम्मू कश्मीर में बनती है। अगर आपसे पूछ लेता अकाली दल, किसकी? अकाली दल की सरकार कहाँ बनती है? तो आपका पंजाब, जो पंजाब का रीजन है वहाँ पर अकाली दल की सरकार आपकी बन जाती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध किस राज्य से है? तो यूपी, ठीक है, उनका संबंध किससे है? यूपी से है।
अटल बिहारी वाजपेयी भी आपके यूपी से ही जीत के लगभग आए थे, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इंदिरा गांधी का संबंध भी आपका यूपी से ही था, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप याद कर सकते हो। इसके अलावा आसू का अगर आपसे पूछ ले, AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये आपका असम राज्य से, किससे है? असम, यहाँ पे असम राज्य आपका है। लाल डेंगा भी आ सकता है भाई, लाल डेंगा जो आपका है वो मिजोरम, यहाँ पर मिजोरम आपका है, यहाँ से है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताओ आपका अगमी जाफू फिजो, अगमी जाफू फिजो कहाँ से, तो नागालैंड से आपका, कहाँ से है? नागालैंड से आपका है। ये पॉइंट्स आपको बताने हैं ताकि भाई आपको अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप बढ़िया से कर पाओ। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर ले तो वहाँ से भी आपका कुछ आ जाता है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अतुल्य घोष कहाँ से, तो पश्चिम बंगाल से, जो कि बहुत बड़े नेता थे जो कि हार गए थे। उसके अलावा किन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी? राजस्थान में, पंजाब में, यूपी में, बिहार उस समय आपका हुआ करता था। उसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी आपको हार का सामना करना पड़ा, साथ ही केरल और तमिलनाडु में भी कांग्रेस पार्टी हारी थी। ऐसे कुछ पॉइंट्स आपके बन सकते हैं। गोधरा कांड अगर आपसे पूछा जाए तो आपको गुजरात में हुआ था। अयोध्या विवाद आपका यूपी में हुआ था। ये सारे के सारे पॉइंट आप याद कर सकते हो। आपका है कार्टून से, ध्यान से देखो, ये राजा है, ये जनता, रियासत की जनता है, और ये हमारे वल्लभ भाई पटेल जी हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भैया रजवाड़ों के शासक और प्रजा के बीच किस प्रकार का संबंध है, दर्शाया गया है। आप सिंपली बता दो कि रजवाड़ों के जो शासक है और प्रजा है, कैसे राजा प्रशासक को या अपनी जनता को खून चूस रहा है, क्यों उनका शोषण कर रहा है, कैसे उनकी बुरी हालत है और राजा बिल्कुल लेट में बैठा पड़ा है। दूसरा आपका वल्लभ भाई पटेल जी का कहना है, नाना उठिए मत महाराज, मुझे बस दे दीजिए, इससे काम हो जाएगा। इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन है, जो इसके हाथ में, रजवाड़े के हाथ में जो ये है, इसको बोलते हैं सहमति विलय पत्र। क्या है ये है सहमति विलय पत्र है, जो आपके वल्लभ भाई पटेल जी कह रहे हैं हमें दे दो, बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चीज़ कह रहे हैं। किन्हीं 4 रियासतों ने आज़ादी के बाद भारत में विलय से इनकार कर दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर आपका है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ आपका है, जूनागढ़ आपका उसमें है। उसके अलावा हैदराबाद आप कह लीजिए, हैदराबाद का जो इलाका है वो भी आपका कह लीजिए, और मणिपुर, कौन सा है? मणिपुर भी जो है वो आपका अलग होने की घोषणा करता है, कहीं ना कहीं अलग होने से इनकार कर देता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, भैया ऐसा कौन सा रजवाड़ा था, रियासत थी, जिसने अलग होने की घोषणा कर दी थी कि हम अलग है भाई, हम स्वतंत्र है सबसे पहले? वो था आपका त्रावणकोर का। किसका? त्रावणकोर जो है वो केरल में है। कहाँ है ये? केरल में हुआ करता था। इसने सबसे पहले भारत से अलग होने की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 27, दक्षिण एशिया पद का प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता है? भाई आप सिंपल बोलो, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आपका श्रीलंका, इन मालदीव, इन देशों के लिए किया जाता है। शीत युद्ध के पश्चात दक्षिण एशिया में अमेरिका है, तेजी से आपकी भागीदारी बढ़ी है। किन्हीं 2 कारणों का आप विस्तार कीजिए। पहली बात तो यह है कि अमेरिका देखता है कि ये बहुत बड़ा बाजार है, तो अमेरिका इसमें घुसना चाहता है। दूसरा, चाइना को भी काउंटर करना चाह रहा है, चाइना को भी अमेरिका, तो इसलिए भी लगातार वो बढ़ रहा है। इन कारणों से आप कह रही कि अमेरिका लगातार सैनिक संबंध बना रहा है इन देशों के साथ, इनके साथ आर्थिक संबंध बना रहा है, क्योंकि उसे आर्थिक फायदा भी चाहिए और विश्व स्तर पर पकड़ बनाए रखने के लिए भी इसको, जो एशिया का इलाका है, हिंद महासागर का इलाका है, वहाँ पर थोड़ा सा पकड़ बना रहा है आपका। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है, इस वजह से उनमें से अधिकांश देशों के साथ संघर्ष का रिश्ता है। बिल्कुल सही बात है भाई। हमारी जो स्थिति अगर बात करें तो थोड़ा ऐसा हमारा मैप, अगर आप भारत का जो मैप है लगभग मान के चलिए भारत है, ये पाकिस्तान भी है, तो भैया उसके संघर्ष है। नेपाल के साथ भी हमारा थोड़ा बहुत संबंध आपका खराब है। कैसे? पन बिजली परियोजना को लेकर नेपाल आरोप लगाता है। भाई बांग्लादेश का हाल तो अभी आपने देख ही लिया, बांग्लादेश में कैसे संघर्ष का हिस्सा है, और भारत के साथ जमीन विवाद भी उसके साथ है। वहाँ वो बोलता है कि भारत उसके साथ, या वहाँ पे जो भी दंगे होते हैं, जो भी फसाद होता है, यहाँ तक कि बाढ़ भी जो आ जाती है, वो आरोप लगाता है कि भारत ने करा। तो ऐसे को लेकर के कुछ आपके विवाद हैं, उनका उदाहरण अगर आप दे दोगे बिल्कुल सही रहेगा। हमारा है वर्तमान में संसाधनों का जो संरक्षण है विश्व राजनीति का एक अहम हिस्सा है, और इसका कथन औचित्य सिद्ध कीजिए। बिल्कुल सही बात है। आपका पीने योग्य जो जल है उसकी कमी हो रही है, तो जल को भाई बचाना है। लगभग 2 करोड़ के आसपास जो उससे ऊपर की जनसंख्या है उनको पीने योग्य पानी नहीं मिल पाता है। भूमि, लगातार कृषि योग्य जो भूमि है उसकी कमी बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें बचाना चाहिए, क्योंकि उपजाऊ भूमि नहीं रहेगी तो हम कृषि नहीं कर पाएंगे, कृषि नहीं कर पाएंगे तो खाद्यान्न दिक्कत होगी, तो भाई अकाल का सामना हमें करना पड़ सकता है, विवाद हो जाएगा। उसके बाद आपका समुद्री सतह में बहुत गंदगी फैल रही है, जिसके कारण एक्वेटिक जल जीव आपको हानि होगी, उसको इंसान भी खाता है, उससे बीमारियां फैलेंगी। उसके अलावा हमारा तापमान को हम बढ़ा रहे हैं, जिससे आपका ओजोन लेयर आपका हानि हो रही है। लगातार यूवी रेज हमारे शरीर में आएगी और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। सारी पॉइंट्स आप बता सकते हैं। विश्व की साजिश आपका संपदा की सुरक्षा, आम सहमति को कठिन बनाने वाली किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का आपको पहचान करना है। भैया साजिश संपदा क्या है? पहली बात तो साजिश संपदा है क्या? ऐसी संपदा जिस पर किसी एक देश का अधिकार ना होकर संपूर्ण देश का, पूरे विश्व का अधिकार है, तो उसको हम कह सकते हैं। आम सहमति क्यों दिक्कत है भाई? आम सहमति इसलिए है
नहीं बन पा रही है क्योंकि जो विकसित देश हैं, विकसित जो देश हमारे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पर्यावरण के उसी मुद्दे पर चर्चा करनी है जहाँ जैसा वो है, मतलब आज वो प्रदूषित है, खराब है, सब पर सेम नियम लागू हो और वही मानना चाहिए। लेकिन विकासशील जो देश हैं, विकासशील देश, वो कह रहे हैं अच्छा जी गंदगी आपने फैलाई तो हम साफ़ क्यों करें, आप ज़्यादा साफ़ करो, हम थोड़ा कम साफ़ करेंगे। इस तरह की बातें आप लिख दोगे, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय राजनीति में 1960 के दशक में भारत चीन युद्ध के किन्हीं 3 प्रभाव, अरे बहुत तगड़े प्रभाव थे। पहली बात, नेहरू जी के खिलाफ पहली बार आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मतलब पहली बार कहा गया कि भैया आप योग्य नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार आपके पक्ष में नहीं है, सरकार गिरनी चाहिए। दूसरा आपका जो होता है वो है सीपीआई। सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में विभाजन होता है, जिसमें सीपीआई एक बन जाती है और सीपीआई जो एमसीपीआई है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अलग हो जाती है। ये पॉइंट आपको बताना है। इसके साथ ही आपका एक परिणाम ये निकलता है, जो उस समय के रक्षा मंत्री थे हमारे, कौन रक्षा मंत्री आपके थे, वीके कृष्ण मेनन। कौन थे? वीके कृष्ण मेनन। वीके कृष्ण मेनन जी ने इस्तीफा दे दिया। ये सारे के सारे पॉइंट आप बताएंगे। और भारत की विश्व स्तर पे, क्या विश्व स्तर पे भारत की बेइज्जती होती तगड़ी वाली, ये सारे के सारे परिणाम आप बता सकते हैं। उसके बाद के दौरान स्वतंत्रता के पश्चात भारत के द्वारा किसी भी गुट में शामिल न होने की किन्हीं 3 कारणों का आपका उल्लेख करना है। पहला, हम लोग अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चाहते थे। दूसरा, हम लोगों ने गुट निरपेक्षता को अपना लिया था, तो हम लोग नहीं चाह रहे थे हम किसी में जाए। तीसरा ये कि अभी अभी हम आज़ाद हुए थे, तो हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनना चाह रहे थे कि कोई हमको चलाना शुरू कर दे अपने हिसाब से। यह भी एक कारण आपका रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब समझौता आया हुआ है। पंजाब समझौता है क्या? देखो 19 आपका लगभग 1985 में आप कह लो, राजीव गांधी और आपका हरचंद सिंह लोगोवाल, किसके बीच में? राजीव गांधी आपके हैं और हरचंद सिंह आपके जो हैं वो लोगोवाल, क्या नाम है? लोगोवाल। इनके बीच में आपका समझौता होता है, जिसको पंजाब समझौते के नाम से जाना जाता है। पहला ये बोला लोगोवाल जी ने कि भैया वहाँ पर जो भी आपका चंडीगढ़ है वो पंजाब को दे दिया जाए, क्योंकि आपको आज भी पता होगा चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है। ये बात मान ली गई थी बट दी नहीं गई। दूसरा, जो सुरक्षा बल अधिनियम वहाँ लागू है, मतलब वहाँ पे जो सेना खड़ी है उसको थोड़ा हटाओ, नॉर्मलसी लाओ। तीसरा, जो लोग अलगाववाद या उग्रवाद से प्रभावित है, जहां वो 284 के मतलब उन लोगों को मुआवजा दो। और साथ ही पंजाब हरियाणा के बीच में जो आपका सीमा विवाद है उसको भी सही करो। उसके अलावा राजस्थान के बीच में, पंजाब के बीच में और हरियाणा के बीच में जो जल विवाद है रावी नदी को लेकर, उसको सॉल्व करो। ये सारे पॉइंट आप बता देना। 6 नंबर में परफेक्ट है। गोवा भारत का अभिन्न अंग किस प्रकार बना? भाई आप बताओ। 1961 में गोवा में पुर्तगाली पहले रहा करते थे, पुर्तगालियों का शासन था, भारत ने आग्रह किया पर उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर भारत की जो सरकार है, सेना है, वो 1961 में आपकी जाती है और गोवा में आपका मुक्ति अभियान छेड़ देती है। गोवा में बहुत बड़े स्तर पर आपका संघर्ष होता है। सैनिक कार्रवाई के माध्यम से गोवा को भारत का राज्य बना लिया गया। गोवा से पूछा गया कि आप महाराष्ट्र का हिस्सा बनना चाहते हो या आपका किस इलाके के आप स्वतंत्र होना चाहते हो, तो गोवा में ज़्यादातर लोगों ने जो मत दिया वो अलग से रहने का आपका मत दिया। इसीलिए आपका कोंकणी भाषा यहाँ की है और गोवा आपका नए राज्य भारत का बनके तैयार हो गया है। इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।